हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी आरबीएसई बायोलॉजी बोर्ड एग्जाम सीरीज में चैप्टर नंबर 7। तो देखो, चैप्टर नंबर 7 जो है वो अपने 3 मार्क्स का चैप्टर है और इसमें से आपके दो शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और दोनों ही कितने नंबर के होंगे, 1.5 मार्क्स के होंगे। टोटल कितने मार्क्स हो जाएंगे, 3 मार्क्स के हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं कि इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या होती है और बिग बैंग थ्योरी समझानी है ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन की। तो स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ इज नॉन एज इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। मतलब अर्थ पर जो लाइफ फॉर्म है उनकी हिस्ट्री की स्टडी करना क्या कहलाता है, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। बिग बैंग थ्योरी क्या थी? बिग बैंग थ्योरी एक अटेम्प्ट था किसको एक्सप्लेन करने के लिए कि इवोल्यूशन कैसे, उसका ओरिजिन कैसे हुआ। तो इसमें है कि एक सिंगुलर बहुत बड़ा सा ब्लास्ट हुआ जिसे फिजिकल टर्म में आप क्या नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते। द यूनिवर्स एक्सपांडेड एंड द टेम्परेचर केम डाउन, हाइड्रोजन एंड हीलियम फॉर्म सम टाइम लेटर एंड द गैस कंडेंस्ड अंडर द ग्रेविटेशन एंड फॉर्म गैलेक्सीज ऑफ द प्रेजेंट डे यूनिवर्स। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द ओपेरिन एंड हल्दानी थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, और इसका एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट किसने किया था। तो ओपेरिन और हल्दाने ने थ्योरी दी थी कि जो उन्होंने कहा कि इवोल्यूशन जो हुआ है 2 स्टेप में हुआ है। पहले सिंपल इनऑर्गेनिक एटम्स जो है उससे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बने जिसे केमिकल इवोल्यूशन कहा गया, और फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से फर्स्ट लाइफ बनी। इसे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन कहना चाहिए, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ये बायोजीनेसिस है। तो ओपेरिन और हल्दाने ने क्या कहा कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कैम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जैसे कि आरएनए, प्रोटीन, और ये मॉलिक्यूल खुद कहाँ से आए थे, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। द फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वॉज प्रिसीडेड बाय केमिकल इवोल्यूशन, और उस समय कंडीशन क्या थी, अर्थ की टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, वॉल्केनिक स्टॉर्म होते थे, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, मीथेन और अमोनिया वगैरह थे, और ये कंडीशन जो थी ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए ज़रूरी भी थी। नेक्स्ट है इसका एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट किसने किया था, तो मिलर ने किया। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन है मिलर के एक्सपेरिमेंट को समझाना है। ये आपके बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ऑलरेडी। तो एक तो आपको ये डायग्राम अच्छे से याद रखना है, और फिर दूसरा ये लिखना है कि मिलर ने जो अर्थ की इनिशियल कंडीशन थी उसको लैब में क्या किया, वापस वैसी ही कंडीशन क्रिएट की, और फिर उसमें उसने क्या लिया, मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया, क्योंकि ये अर्ली अर्थ एटमॉस्फेयर में थे, और वाटर को किस फॉर्म में प्रोवाइड करवाया, बॉइलिंग वाटर करेंगे तो वाटर वेपर के फॉर्म में। वैक्यूम पंप से उन्होंने क्या क्रिएट किया, वैक्यूम मतलब रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था, ऑक्सीजन नहीं थी। वॉल्केनिक स्टॉर्म और थंडर वगैरह को सैम्युलेट करने के लिए उन्होंने इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल किया और हाई वोल्टेज सप्लाई की, और ऐसा सब करने से उन्होंने देखा कि इसमें क्या बन रहे हैं, एमिनो एसिड, शुगर, नाइट्रोजन बेस, पिगमेंट वगैरह। एक अगर आपको पूछे कि ओपेरिन थ्योरी के 2 सपोर्ट लिखिए, तो मिलर एक्सपेरिमेंट तो है ही है, और अगर पूछे तो ये लिखना है कि मीटियोराइट्स के जो कंटेंट है उनको जब एनालिसिस किया गया तो सिमिलर कंपोजिशन मिला था। ये सेकंड एविडेंस आप लिख सकते हैं हल्दाने और ओपेरिन थ्योरी का। नेक्स्ट है राइट 3 कॉननोटेशन ऑफ थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, और डार्विन ने जो सेल शिप का इस्तेमाल किया उसका नाम लिखना है। तो देखो 3 कॉननोटेशन क्या थे स्पेशल क्रिएशन के। स्पेशल क्रिएशन बेसिकली एक रिलीजियस थ्योरी, और इसके अकॉर्डिंग दैट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट वी सी टुडे वर क्रिएटेड एज सच, जैसे दिख रहे हैं वैसे ही बने। द डाइवर्सिटी वॉज ऑलवेज सेम सिंस क्रिएशन एंड विल बी सेम इन फ्यूचर, और अर्थ जो है वो करीब 4000 ईयर ओल्ड है। नेक्स्ट है सेल शिप का नाम क्या था, HMS बीगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉसिल क्या होता है और उसके सिग्निफिकेंट बताने। तो फॉसिल्स क्या होते हैं कि हार्ड पार्ट जो होते हैं लाइफ फॉर्म के, वो भी पास लाइफ फॉर्म के हार्ड पार्ट जो होते हैं सेडिमेंट्री रॉक में प्रेजेंट होते हैं, उनके इंप्रेशन मिल जाते हैं, उसको क्या कहते हैं अपन, फॉसिल्स। फॉसिल्स की क्या सिग्निफिकेंस है, पहले तो ये पास लाइफ और एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म के बारे में बताता है, जैसे डायनासोरस के बारे में। फॉसिल की स्टडी से ये पता चल जाता है उस पर्टिकुलर टाइम में कौन से ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते थे। और तीसरा है कि फॉसिल्स जो होता है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस प्रोवाइड करवाता है, लाइफ फॉर्म अलग अलग टाइम में अलग अलग थी, सर्टेन लाइफ फॉर्म किसी सर्टेन जियोलॉजिकल टाइम स्केल में ही रही, और न्यू फॉर्म जो है वो अलग अलग हिस्ट्री ऑफ अर्थ में बनती गई। बेसिकली फॉसिल्स किसके बारे में बताते हैं, इवोल्यूशन का सपोर्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन। तो देखो एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट ऑफ इवोल्यूशन किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। इन्होंने कहा था कि
सर्टेन फीचर्स जो होते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ऐसे आते हैं जो मतलब बहुत सारे वर्टिब्रेट्स के एडल्ट में होते हैं, लेकिन ये उनके एंसेस्टर के एडल्ट में होते हैं। जैसे मान लो कि एक कोई ह्यूमन का, इनके अकॉर्डिंग एक किसी ह्यूमन का एम्ब्रियो जब डेवलप होगा तो उसमें पहले ऐसे फीचर होंगे जो फिश में होंगे, फिर कैसे होंगे एम्फीबियंस में, फिर रेप्टाइल्स में, और फाइनली वो इस तरीके से मॉडिफाई होगा कि ह्यूमन एम्ब्रियो की तरह डेवलप होगा। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज कॉमन टू ऑल वर्टिब्रेट दैट आर एब्सेंट इन एडल्ट, जैसे कि एम्ब्रियो ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स इंक्लूड ह्यूमन डेवलप्ड अ रो ऑफ वेस्टिजियल गिल स्लिट, और ये सिर्फ एडल्ट में तो सिर्फ किस में देखने को मिलते हैं, फिश में, बाकी सब में देखने को नहीं मिलते। लेकिन अर्नेस्ट वॉन बेयर ने इस थ्योरी को क्या किया, डिसअप्रूव। आपको ये भी पूछ सकते हैं किसने अर्नेस्ट हैकल की थ्योरी को डिसअप्रूव किया, तो वॉन बेयर ने। उन्होंने कहा कि एम्ब्रियो ऐसे किसी स्टेज से कभी पास नहीं होता। नेक्स्ट है अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आरबीएससी बोर्ड में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन यही है, होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन। अब इसको पूछने के अलग अलग तरीके हैं। पहला तरीका है जो सामने दिख रहा है आपको कि होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन में डिफरेंस लिखिए। कभी ऐसे आता है कि कंपेरेटिवली एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी से जो एविडेंस मिलते हैं इवोल्यूशन को, उसको समझाइए। तो अभी आपको होमोलोगस की डेफिनेशन लिख के उसके पॉइंट लिखने हैं एग्जाम्पल के साथ, एनालोगस की डेफिनेशन लिख के उसके साथ समझाने। कभी कभी ऐसे पूछा है कि मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस समझाइए, तो अभी यही समझाना है। एक बार एग्जाम में आया था होमोलॉजी और एनालॉजी को समझाइए, तो अभी यही समझाना है। ठीक है, इसमें आपको दोनों ही ऑर्गन की डेफिनेशन याद रखनी है, 2 पॉइंट याद रखने हैं, और जितने भी एग्जाम्पल है होमोलोगस एनालोगस के वो मैंने लिख दिए हैं, वो लिखने। तो देखो होमोलोगस ऑर्गन क्या होता है, 2 और मोर ऑर्गन विच हैव सिमिलर ओरिजिन और बेसिक स्ट्रक्चर बट हैव सो डिफरेंट फंक्शन, उसे होमोलोगस कहेंगे। इसका जस्ट उल्टा, जिनके फंक्शन सेम हो, ओरिजिन और स्ट्रक्चर अलग हो, उसे एनालोगस कहेंगे। होमोलोगस जो होते हैं वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं, एनालोगस कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं। ये कॉमन एंसेस्ट्री को शो करते हैं। ये बताते हैं कि सिमिलर हैबिटाट में सिमिलर एडेप्टेशन होता है। 4 लिम्स ऑफ मैमल्स, थ्रॉन एंड टेंड्रिल्स ऑफ बगनविलिया एंड कुकरबिटा, वर्टिब्रेट्स हार्ट एंड ब्रेन। इसमें क्या आएंगे, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन एंड पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो। एक आप मेरी तरफ से एक और एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं, ये 2 4 लिम्स ऑफ मैमल्स कैसे होमोलोगस है ये आप समझाइए, और थ्रॉन और टेंड्रिल कैसे होमोलोगस है ये भी आप समझाइए। तो आप जब ये नोट्स करें तो उसके साथ थोड़ा सा इसका भी डिस्क्रिप्शन लिख लें, और सेम इनके लिए भी करें, विंग्स के लिए और पोटैटो और स्वीट पोटैटो के लिए। ठीक है, 4 लिम्स जैसे मैमल्स में क्या है, उन सब का बेसिक स्ट्रक्चर सेम है लेकिन फंक्शन अलग अलग है। थ्रॉन और टेंड्रिल दोनों ही क्या करते हैं, मतलब एक्जेलरी बर्ड से बनते हैं, लेकिन थ्रॉन प्रोटेक्शन करता है, टेंड्रिल सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। तो ये आपको पॉइंट जो है आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म बेसिकली एक एविडेंस है किसका, इवोल्यूशन का, जो किसकी थ्योरी को सपोर्ट करता है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब इसमें क्या लिखना है कि इन इंग्लैंड बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन जब कलेक्शन किया गया मौत का, तो उसमें देखा गया कि पहले वाइट कलर की जो मौत है वो ज़्यादा थी कंपेरेटिवली डार्क के, जिसे मिलेनाइज्ड मौत भी कहते हैं। और जब यही कलेक्शन इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद में किया गया तो जस्ट रिवर्स मिला, डार्क कलर्ड ज़्यादा मिली कंपेरेटिवली वाइट के। अब ये क्यों हुआ, तो एनसीईआरटी लिखती है इट इज़ ड्यू टू प्रीडेटर विल स्पॉट अ मॉथ अगेंस्ट अ कॉन्ट्रास्टिंग बैकग्राउंड। मतलब प्रीडेटर उनको देख पाएंगे जिनका बैकग्राउंड उनके खुद के कलर से अलग है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले ट्री ट्रंक वाइट हुआ करते थे। क्यों हुआ करते थे, उनके ऊपर लाइकन की कवरिंग थी, और इसकी वजह से वाइट बैकग्राउंड में जो वाइट कलर की जो मौत थी वो कैमोफ्लेज शो कर सकती थी, और इसकी वजह से उन्हें प्रीडेटर देख नहीं पाते थे, तो उनके नंबर ज़्यादा थे। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद में ट्री ट्रंक जो हो गई वो डार्क हो गई। क्यों हो गई, एक तो स्मोक की वजह से हो गई, एक लाइकन नहीं थे। क्यों नहीं थे, क्योंकि वो पॉल्यूशन में ग्रो नहीं कर पाते, इसकी वजह से डार्क बैकग्राउंड हो गया। अब इस बैकग्राउंड में जो एडवांटेज है वो किसके पास चली गई, डार्क वन के पास, और इसी वजह से उनके नंबर बढ़ गए। तो ये क्या शो करता है कि एक मिक्स पॉपुलेशन में दोज दैट कैन बेटर एडेप्ट सर्वाइव एंड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जिनके पास ज़्यादा अच्छी एडेप्टेशन है वो ज़्यादा सर्वाइव करने के चांसेज होंगे और उनके नंबर बढ़ेंगे। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट और नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी भी कह सकते हैं इसको।
नेक्स्ट है व्हाट इज एडेप्टिव रेडिएशन, राइट एग्जाम्पल। ये दूसरा ऐसा क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी घसा गया है। अब इसको पूछने के तरीके हैं, एक बार तो ये डेफिनेशन ही दे दी थी पूरी की पूरी बोर्ड ने और फिर बोला कि ये किसको डिनोट करता है, आप एग्जाम्पल के साथ समझाइए। एक बार आपको पूछा गया है एडेप्टिव रेडिएशन को एक एग्जाम्पल से समझाइए। एक बार ये पूछा गया है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स या डार्विन फिंच दोनों में से किसी एक का नाम देख के ये किस तरीके से एडेप्टिव रेडिएशन है। तो एडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज in a given geographical area starting from a common point and literally radiating to other geographical area। मतलब एक कॉमन स्पेसीज से बहुत सारी स्पेसीज बनेगी एक ही जियोग्राफिकल एरिया में, क्योंकि वो अलग अलग हैबिटाट में चली जाएगी। इसे अपन क्या बोलते हैं, एडेप्टिव रेडिएशन। इसके दो एग्जाम्पल याद रखने, एक डार्विन फिंचेज और एक ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। डार्विन फिंचेज क्या थी, जब डार्विन गैलापेगस आइलैंड पे गए तो उन्होंने स्मॉल बर्ड्स देखी ब्लैक कलर की और उन्हीं के नाम पे उनको डार्विन फिंचेज कहते हैं। और उन्होंने देखा कि एक ही जगह पर बहुत सारी अलग अलग तरह की फिंचेज थी और ऑल वेराइटीज़ जो इवॉल्व हुई थी वो कहाँ से हुई थी कि ओरिजिनल एक सीड ईटिंग फीचर वाली डार्विन फिंच थी और फिर वो अलग अलग हैबिटाट में जाकर उनकी बीक मॉडिफाई होती गई और वो अलग अलग फिंचेज में कन्वर्ट हो गई। जैसे जो सीड ईटर थी उनकी क्रसिंग बीक थी, जो कैक्टस ईटर थी उनकी प्रॉबिंग बीक थी, जो इंसेक्ट ईटर थी उनकी ग्रेस्पिंग बीक थी, जो फ्रूट ईटर थी उनकी पैरट लाइक बीक थी, और भी बहुत सारी फिंचेज जो है वो डेवलप हुई थी। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, सेम इसमें भी ऐसे ही लिखना है, आपको बीच में एक सर्कल बनाना है जिसमें लिख देना है मार्सुपियल रेडिएशन कहाँ हुई थी, ऑस्ट्रेलिया में, और फिर जितने भी तरह के ऑर्गेनिज्म उस पर्टिकुलर जगह पर बने उन सब के नाम लिख देने। ठीक है, एकदम सिंपल सा है। अगर आपको पूछे एडेप्टिव रेडिएशन की इम्पोर्टेंस क्या है, तो बेसिकली ये बताता है कि एक जैसे हैबिटाट में, यहाँ लिख देता हूँ कि जब एक जैसे हैबिटाट में नहीं, डिफरेंट हैबिटाट में कॉमन एंसेस्टर वाले ऑर्गेनिज्म क्या हो रहे हैं, डिफरेंट तरीके से क्या हो रहे हैं, एडॉप्ट हो रहे हैं। अगर आपको उनकी पूछे कि भाई एडेप्टिव रेडिएशन की मतलब इम्पोर्टेंस बताओ, तो पहले आप ये सब लिखें और फिर बताएं कि ये समझाता है कि एक ही जियोग्राफिकल एरिया में अगर हैबिटाट अलग कर दें तो अलग अलग तरह की एडेप्टेशन शो करेगी। और इससे फ़ायदा क्या है, अब वो सारे बिना कंपटीशन के एक ही साथ रह सकते हैं। ये भी आप एक नोट कर लें इसके साइड में ही। ठीक है, नेक्स्ट है अपने एक्सप्लेन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स एंड प्लेसेंटल मार्सुपियल्स। अब देखो ये भी क्वेश्चन आपको एक बार पूरा का पूरा लिख कर पूछा गया है कि व्हेन मोर देन वन एडेप्टिव रेडिएशन अपीयर टू हैव अकर्ड इन अ आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया वन कैन कॉल दिस कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। देखो एक ही जगह पर प्लेसेंटल मैमल्स का एडेप्टिव रेडिएशन हुआ, एक ही जगह पर मार्सुपियल मैमल्स का एडेप्टेशन हुआ। अब ये जैसे मोल और मार्सुपियल मोल्स थे, इन दोनों का हैबिटाट सेम हो गया, तो इन दोनों का हैबिटाट सेम हो गया तो इनमें एक दूसरे के सिमिलर क्या है, एडेप्टेशन है, तो इसे कहेंगे कन्वर्ज होना। अलग अलग जने थे लेकिन एक ही जगह आ गए। ऐसे कैसे, ये दोनों कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं, ये दोनों, तो आपको इन दोनों का एग्जाम्पल के नाम लिखकर इसे पैरेलल में लिखना है कि कौन किसके सिमिलर है। ठीक है, और एडेप्टिव रेडिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स और प्लेसेंटल मार्सुपियल्स जो है वो क्या शो करते हैं, अपने कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अपने राइट टू की कंसेप्ट ऑफ डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, वर्क ऑफ विच पर्सन इन्फ्लुएंस डार्विन एंड राइट द नेम ऑफ वन साइंटिस्ट हु हैड सिमिलर कंक्लूजन टू डार्विन। तो पहला है डार्विन थ्योरी के दो की कंसेप्ट क्या थे, ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन। ये इसके दो क्या थे, की कंसेप्ट थे। किसके काम ने डार्विन को इन्फ्लुएंस किया था, तो वर्क ऑफ थॉमस माल्थस, उन्होंने पॉपुलेशन पे काम किया था, उसको डार्विन को काफ़ी अफेक्ट किया। और डार्विन के जैसे रिजल्ट अल्फ्रेड वॉलेस को भी मिले थे। एक चीज़ और याद रखें, उन्होंने किस पे काम किया था, जैसे डार्विन ने गैलापेगस आइलैंड पे जाके काम किया, मलाई आर्चिपिएलागो ऐसी जगह पर जाकर इन्होंने भी काम किया था। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द लेमार्क्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन विथ एग्जाम्पल। तो लेमार्क जो थे उन्होंने थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर ऑफ इनहेरिटेंस दी थी और अपनी बुक में लिखा हुआ है कि उन्होंने यूज एंड डिसयूज ऑर्गन की थ्योरी दी थी। इन्होंने कहा कि जो ऑर्गन ज़्यादा यूज होगा वो ज़्यादा डेवलप होने लगेगा, जो ऑर्गन कम यूज होगा वो कम डेवलप होने लगेगा। उन्होंने कहा कि इनिशियली जिराफ जो है शॉर्ट नेक के थे, लेकिन जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होता गया जिराफ जो है
और टॉल ट्री की लीफ को मतलब खाने के लिए अपनी गर्दन का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। धीरे धीरे गर्दन लंबी होने लगी और ये नेक्स्ट जनरेशन में क्या होती गई, पास भी होती गई। और ड्यू टू इट जिराफ स्लोली ओवर द ईयर्स एक्वायर अ लॉन्ग नेक। ये एक रॉन्ग थ्योरी थी, लेकिन लेमार्क ने यही थ्योरी दी थी। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन कि व्हाट इज जेनेटिक इक्विलिब्रियम, राइट एनी 4 फैक्टर अफेक्टिंग हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम। ये भी आपके बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, हूबहू सेम। 4 फैक्टर पूछे गए थे, लेकिन एक्चुअल में कितने फैक्टर होते हैं, 5 फैक्टर। आप पांचों लर्न कर लें। तो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम या जेनेटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, अकॉर्डिंग टू हार्डी एंड विनबर्ग द एलिलिक फ्रीक्वेंसी इन पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड इट्स कांस्टेंट फॉर जनरेशन टू जनरेशन। द जीन पूल, जिसमें टोटल जीन और उनके एलिल्स आते हैं, वो रिमेन कांस्टेंट रहते हैं। दिस इज कॉल्ड जेनेटिक इक्विलिब्रियम। इन दिस केस सम टोटल ऑफ ऑल द एलिलिक फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1। इसको आप ये लिख सकते हैं, यहाँ नोट कर लेना, P प्लस क्यू इक्वल टू क्या होता है, 1। या फिर इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ वो इक्वल टू 1। ठीक है, दोनों में से किसी फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हार्डी-विनबर्ग का इक्विलिब्रियम कब अफेक्ट होगा, तो या तो वहाँ पर माइग्रेशन या जीन फ्लो होगा, या जेनेटिक ड्रिफ्ट, या म्यूटेशन, या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, या नेचुरल सिलेक्शन। अगर ये सब नहीं है तो हार्डी-विनबर्ग का इक्विलिब्रियम सर्वाइव करेगा, मतलब रहेगा पॉपुलेशन पर, और वो ये डिनोट करेगा कि कोई इवोल्यूशन नहीं हो रहा। ठीक है, लेकिन अगर इनमें से कुछ होता है तो हार्डी-विनबर्ग का इक्विलिब्रियम या जेनेटिक इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा, और वो ये डिनोट करेगा कि ये पॉपुलेशन क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, फाउंडर इफेक्ट क्या होता है। तो चेंज इन एलिलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्मॉल पॉपुलेशन बाय चांस इज नोन एज जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब फाउंडर इफेक्ट क्या है कि व्हेन अ फ्यू इंडिविजुअल और स्मॉल ग्रुप माइग्रेट फ्रॉम वन मेन पॉपुलेशन टू अदर, इन दिस स्मॉल माइग्रेट ग्रुप सम जीन में बी एब्सेंट और अकर इन सच अ लो फ्रिक्वेंसी कि वो क्या हो जाएंगे, अपने आप ही खत्म हो जाएगी, और इस तरीके से नई यूनिक फ्रिक्वेंसी बन जाएगी। इसका मतलब वो पॉपुलेशन नई स्पीसीज बना लेगी। तो जो ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन आई है उन्हें अपन फाउंडर कहेंगे, और इस इफेक्ट को फाउंडर इफेक्ट कहेंगे। नेक्स्ट है कि व्हाट इज नेचुरल सिलेक्शन एंड हु propounded द बायोलॉजिकल इवोल्यूशन थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज। ये दोनों क्वेश्चन भी आपके बोर्ड में आ रखे हैं। इट इज़ द प्रोसेस इन विच हेरिटेबल वेरिएशन इनेबलिंग बेटर सर्वाइवल विच रिजल्ट इन हाई रिप्रोडक्शन एंड ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोजेनी। ये नेचुरल सिलेक्शन है, आप आगे जानते ही हैं। अगर और डिटेल में लिखना हो, डार्विन ने ये थ्योरी दी थी। आप किसी एक चीज़ से समझा भी सकते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म वगैरह से। नेक्स्ट है कि ये थ्योरी किसने दी थी, थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, अभी अपन ने पढ़ा था, लेमार्क ने दी थी। नेक्स्ट है राइट द टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ड्रॉ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ देम और डिस्क्राइब द 3 different way by which natural selection can affect the frequency of heritable trait of population। देखो इस क्वेश्चन को 2 तरीके से पूछ सकते हैं। या तो आपको ये कह सकते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन के टाइप बताइए, या फिर आपको ये कह सकते हैं कि ये 3 तरीके बताइए जिससे नेचुरल सिलेक्शन जो होता है एक पॉपुलेशन की हेरिटेबल ट्रेट को अफेक्ट करता है। तो नेचुरल सिलेक्शन 3 तरीके से अफेक्ट कर सकता है, या तो स्टेबलाइजेशन करेगा, या डायरेक्शनल चेंजेस लाएगा, या डिसरप्शन करेगा। पहला हो जाएगा स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन। इन दिस टाइप मोर इंडिविजुअल एक्वायर मीन कैरेक्टर। आप वो एक ग्राफ होता है ऐसे, वो ग्राफ की पीक और बढ़ जाती है। डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन में क्या था कि पीक तो आती है लेकिन पीक अब शिफ्ट हो जाती है। और डिस्ट्रप्टिव वाले में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ मोर इंडिविजुअल एक्वायर पेरिफेरल करेक्टर। मतलब जैसे मान लो ये पीक थी तो ये वाले करेक्टर और ये वाले करेक्टर की तो पीक हो जाएगी, जहाँ पीक थी वहाँ पर मिडल में आ जाएगा। तो इसे डिस्ट्रप्शन नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको 3 ग्राफ बनाने। देखो ये एक ग्राफ दे रखा है जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, ये मीन है। ठीक है, ये वाली लाइन। अब इस वाले में देखो ये मीन की पीक और बड़ी हो गई, तो ये तो अपने क्या हो जाएगा, स्टेबलाइजिंग। इस वाले ग्राफ में ये मीन वाला जो पीक थी वो खिसक गई साइड में, तो ये डायरेक्शनल हो जाएगा। और तीसरे में जहाँ मीन था वहाँ पर कम हो गया, और जहाँ कम थे वहाँ दोनों ज़्यादा हो गए, तो इसे डिसरप्शन कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ फिश लाइक रेप्टाइल्स अराउंड 200 million year ago and write the name of largest dinosaur, write the name of first mammal, write the name of mammals live wholly in water। तो इक्थियोसोरस तो फिश लाइक रेप्टाइल्स था। सबसे बड़ा डायनासोर कौन था, टीरेक्स। वो फर्स्ट मैमल्स बताना है जो
अर्थ पे सबसे पहली बार था, फर्स्ट मैमल जिसके फॉसिल्स भी मिले थे, श्रीव। और ऐसे मैमल्स के नाम बताने जो पानी में ही रहते हैं, बाहर नहीं सर्वाइव कर सकते, वेल, डॉल्फिन, सील और सी काउ। नेक्स्ट है नेम द प्राइमेट्स दैट लिव अबाउट 15 मिलियन ईयर एगो एंड लिस्ट देयर करेक्टर्स। तो 15 मिलियन ईयर एगो कौन से थे? ड्रायोपिथिकस एंड रामापिथिकस। और ये दोनों हेयरी थे और गोरिल्ला और चिंपांजी की तरफ वॉक करते थे। इसमें से रामापिथिकस जो था वो ज़्यादा मेन लाइक था और ड्रायोपिथिकस एप लाइक था। एक बार बोर्ड में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि रामापिथिकस ड्रायोपिथिकस में एक एक डिफरेंस लिखे, तो ये एक एक डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट है वेयर वॉज द फर्स्ट मेन लाइक प्राइमेट्स फाउंड। तो मेन लाइक प्राइमेट्स जो है सबसे पहली बार मेन लाइक प्राइमेट्स कहाँ पर प्रेजेंट थे? ईस्टर्न अफ्रीका में। When did modern Homo sapiens appear on this planet? इस प्लेनेट पर मॉडर्न होमोसेपियंस कब आए थे? तो करीब 75,000 से 10,000 ईयर एगो। नेक्स्ट है मेंशन एनी 3 कैरेक्टर ऑफ निंडरथल मैन लिव्ड इन नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया। तो निंडरथल मैन जो थे वो करीब 1 लाख से 40,000 ईयर एगो अर्थ पे थे। और उनके 3 प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे? एक क्रेनियल कैपेसिटी लिख देंगे, 1400 सीसी थी। दे यूज्ड हाइड्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी, दे वॉक अपराइट, और वो अपने डेड वन को क्या करते थे? दफनाते भी थे। नेम द फर्स्ट ह्यूमन लाइक होमोनिड एंड मेंशन हिज फूड हैबिट एंड ब्रेन कैपेसिटी। तो फर्स्ट ह्यूमन लाइक होमोनिड था होमो हैबिलस और उसकी कैपेसिटी थी 650 टू 800 सीसी। दे प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट, ये उनकी फूड हैबिट हो गई सॉरी। एक बार बोर्ड में ये क्वेश्चन आया था 1 नंबर में कि उस इवोल्यूशन में उसके बारे में लिखो जिसकी क्रेनियल कैपेसिटी 650 टू 800 सीसी थी। तो कौन था वो? होमो हैबिलस। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ प्राइमेट्स दैट लिव्ड इन ईस्टर्न अफ्रीका ग्रासलैंड अराउंड 2 मिलियन ईयर एगो। तो कौन से थे? ऑस्ट्रेलोपिथिकस। और होमो इरेक्टस पे शॉर्ट नोट्स लिखने। तो होमो इरेक्टस जो थे वो अर्थ पे करीब 1.5 मिलियन ईयर एगो थे। उनके फॉसिल्स जो है जावा में 1891 में ऑब्टेन किए गए थे और उनकी लार्ज क्रेनियल कैपेसिटी थी, कंपेरेटिवली पहले वालों के कंपेयर में 900 सीसी थी और शायद प्रोबेबली वो मीट वगैरह भी खाते थे। नेक्स्ट है राइट 1 एडवांटेज ऑफ रेप्टाइल्स ओवर एम्फीबियंस एंड राइट 1 एडवांटेज ऑफ मैमल्स ओवर रेप्टाइल्स। और एक ये बताना है कि उस ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है जो फर्स्ट एम्फीबियंस में इवॉल्व हुआ था। तो रेप्टाइल्स के पास क्या एडवांटेज थी? वो भी एग देते थे लेकिन थिक सेल्ड एग देते थे और जो आसानी से क्या नहीं होते थे? ड्राई नहीं होते थे। ठीक है। मैमल्स के पास क्या एडवांटेज थी रेप्टाइल्स के कंपेयर में? मैमल्स विविपेरस थे, वो अपने बच्चे को क्या कर सकते थे? प्रोटेक्ट कर सकते थे क्योंकि वो मदर की बॉडी के अंदर था। और मैमल्स मोर इंटेलिजेंट थे, किस सेंस में? एक तो डेंजर को सेंस करने में और उसे अवॉइड करने में। और कौन सा ऑर्गेनिज्म जो था फर्स्ट एम्फीबियन में इवॉल्व हुआ था? लोब फिन्स। कौन से थे? लोब फिन्स। नेक्स्ट है राइट द डिफरेंस बिटवीन इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ ह्यूगो डी व्रीज एंड डार्विन। तो देखो डार्विन ने कहा था कि छोटे छोटी सी वेरिएशन आई जिसकी वजह से इवोल्यूशन हुए, जबकि डी व्रीज का मानना था कि म्यूटेशन की वजह से वेरिएशन आए और म्यूटेशन धीरे धीरे नहीं होता। डार्विन ने माना कि ये स्मॉल वेरिएशन डायरेक्शनल होती है। डी व्रीज का मानना था लार्ज रैंडम और डायरेक्शनल लेस वेरिएशन से इवोल्यूशन हुआ। डार्विन का मानना था ये प्रोसेस ग्रेजुअल था। ह्यूगो डी व्रीज का मानना था ये किसी एक जगह पर एक सिंगल स्टेप में हो जाता था। सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन को क्या कहते हैं? सॉल्टेशन भी कहते हैं। डार्विन के हिसाब से जो इवोल्यूशन किसकी वजह से हुआ था? नेचुरल सिलेक्शन की वजह से। और डी व्रीज के हिसाब से किसकी वजह से हुआ था? म्यूटेशन की वजह से। एक आपको पूछे इवोल्यूशनरी थ्योरी कौन सी है या बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की थ्योरी समझाइए, तो देखो तीनों में अलग अलग क्वेश्चन में डिस्क्राइब कर चुका हूँ। नेचुरल सिलेक्शन कौन सी है? डार्विन की, जिसमें नेचुरल सिलेक्शन की डेफिनेशन लिख सकते हैं, एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म वगैरह का, और ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। म्यूटेशनल थ्योरी में डी व्रीज के ये सारे पॉइंट जो अभी अपन ने देखे थे ये लिख सकते हैं, और ये डी व्रीज ने दी थी। और एक थ्योरी थी यूज एंड डिसयूज, जो किसने दी थी? लेमार्क ने दी थी। अगर सीक्वेंस में लिखना चाहते हैं तो सबसे पहली बार ये थी, फिर ये सेकंड नंबर पे थी और ये थर्ड नंबर पे थी। ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज पॉल्यूशन इंडिकेटर एंड वाई। कौन सा ऑर्गेनिज्म पॉल्यूशन इंडिकेटर की तरह जाना जाता है और क्यों? और व्हाट इज द फिटनेस इन टर्म ऑफ इवोल्यूशन, और सॉल्टेशन क्या है? तो लाइकन जो है उन्हें पॉल्यूशन इंडिकेटर कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि ये उन जगह पर ग्रो नहीं करते जहाँ पॉल्यूटेड एरिया होता है।
फिटनेस का क्या मतलब है? फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ एबिलिटी टू अडॉप्ट एंड गेट सेलेक्टेड बाय नेचर। मतलब एक कोई ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट के हिसाब से कितना जल्दी अडॉप्ट होता है और फिर अपने नंबर बढ़ाता है, मतलब नेचर से सेलेक्ट हो जाता है, ये उसे फिटनेस कहलाएगी। और सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन विच इज बेसिस ऑफ इवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डी व्रीच, उसे अपन सॉल्टेशन कहते हैं। नेक्स्ट है राइट द हार्डी विनबर्ग लॉ। तो हार्डी विनबर्ग लॉ अभी अपन ने पीछे लिखा था वही है, सम टोटल ऑफ ऑल एलिलिक फ्रीक्वेंसी इज वन इन गिवन पॉपुलेशन, द जीन पूल, द टोटल जीन पूल क्या होता है? टोटल जीन आर देयर एलिलिक जो एलिल्स होते हैं इन पॉपुलेशन वो कांस्टेंट रहते हैं, और इसे अपन क्या बोलते हैं? हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। और इसमें अपन को नीचे वो लिखना ही है p प्लस क्यू इक्वल टू 1, और ऐसे भी लिख सकते हैं p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इक्वल टू 1, जहाँ पर p और q क्या है? तो p तो क्या डिनोट करता है? एलिलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलिल, q क्या है? एलिलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलिल, p स्क्वायर क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ ए या होमोजाइगस डोमिनेंट, q स्क्वायर क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ए होमोजाइगस रिसेसिव, 2pq क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एंड स्मॉल ए बोले तो हेट्रोजाइगस की। अब एक क्वेश्चन और था कि अगर ये भी बोर्ड में आ रखा है कि व्हाट वुड यू इंटरप्रिटेट द वैल्यू ऑफ 1 इन द इक्वेशन गेट डेविएटेड। अगर 1 नहीं आएगी तो क्या? तो देखो 1 आने का मतलब है जेनेटिक इक्विलिब्रियम, कोई इवोल्यूशन नहीं। तो 1 नहीं आएगी इसका क्या मतलब है? फ्रीक्वेंसी में चेंज हो रहा है, जेनेटिक इक्विलिब्रियम नहीं है, और इसका क्या इंटरप्रेट करेंगे कि वहां पर क्या हो रहा है? इवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन मैंने हार्डी विनबर्ग के लॉ पर इस वीडियो में शामिल किए। वैसे मुझे नहीं लगता पूछेंगे, लेकिन क्योंकि नीट में आ रखे हैं, एनसीईआरटी बेस्ड है, सिंपल से न्यूमेरिकल है, क्या पता आ ही जाए, सीबीएसई बोर्ड में भी आ रखे हैं। तो पहला है कि इन अ पॉपुलेशन 1000 इंडिविजुअल है और 360 बिलोंग करते हैं ए से। अब 360 बिलोंग करते हैं, इसका मतलब इससे मैं क्या निकाल सकता हूँ? पी स्क्वायर निकाल सकता हूँ। क्यों? पी स्क्वायर क्या थी? फ्रीक्वेंसी ऑफ ए। और कैसे निकालूंगा? टोटल कितने? 360, और उसमें से पूरे टोटल कितने हैं? 1000। तो कितना आ जाएगा? 0.36 आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे? 0.36। ठीक है। 480 जो है ए है, 160 जो है स्मॉल ए है। अगर मुझे क्यू स्क्वायर 2pq अगर वो सब डायरेक्ट निकालना है तो मैं इनसे निकाल सकता हूँ। अगर मुझे क्यू स्क्वायर डायरेक्ट निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? 480 अपॉन 1000 कर दूंगा तो उससे डायरेक्ट आ जाएंगे। अगर मुझे 160 अपॉन 1000 करूँगा तो डायरेक्ट आ जाएंगे। और अगर मुझे इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो मैं 2pq निकाल दूंगा, और वो निकालने के लिए क्या करेंगे? 480 अपॉन 1000। तो यहाँ तो डायरेक्ट निकल रहे हैं p स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2pq। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि फ्रीक्वेंसी बताइए ए और स्मॉल ए की। तो ए की फ्रीक्वेंसी होती है p और स्मॉल ए की होती है q। तो मुझे बेसिकली p और q निकालना है। तो पहले मैंने p स्क्वायर निकाल लिया। अब p स्क्वायर अगर इक्वल टू 0.36 है तो आप खुद ही बताइए p इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.6। और अगर ये 0.6 है तो मैं q भी निकाल सकता हूँ। क्यों निकाल सकता हूँ? क्योंकि p प्लस क्यू इक्वल टू 1 होता है, तो q इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.4। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ a वो p है और वो कितना हो जाएगा? 0.6। और फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल a वो q होगी और वो 1 माइनस 0.6 कर देंगे तो 0.4 हो जाएगी। एक और क्वेश्चन है, a gene locus has two allele, capital A and small a. If the frequency of dominant allele is 0.5, तो dominant allele की कितनी दे रखी है? 0.4 सॉरी 5 क्या। Then what will be the frequency of homozygous dominant? homozygous dominant की निकालनी है, इसका मतलब इसकी निकालनी है। तो कैसे निकाल पाऊंगा? p स्क्वायर निकालना है। और हेट्रोजाइगस की निकालनी है, इसका मतलब 2pq निकालना है। होमोजाइगस रिसेसिव की भी निकालनी है, इसका मतलब q स्क्वायर निकालना है। पी क्वेश्चन में दे रखा है तो पी स्क्वायर निकालने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कितना आ जाएगा? 0.16 आ जाएगा। अब क्यू कैसे निकालेंगे? पहले क्यू स्क्वायर निकालने के लिए क्यू चाहिए, तो अगर ये 0.4 है तो वो 1 माइनस 0.4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 0.6। और अगर वो 0.6 है तो ये कितना हो जाएगा? 0.36। और अगर ये 0.36 है तो इन दोनों की वैल्यू रख के यहाँ पर ये भी निकाल सकते हैं, 0.48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.48। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अभी आपके सैंपल पेपर, जो बोर्ड ने सैंपल पेपर दिया था उसमें भी आ रखा है, बोर्ड में ऑलरेडी पहले भी आ रखा है। नॉट लिखना है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स में। तो पहले अपन लिखेंगे लाइक एनी अदर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन, द की एंसेस्टर्स एंड टाइमलाइन जो है ये
नीचे है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या लिखना है, सबसे पहले अपन को स्टार्ट करना है कि 15 मिलियन ईयर एगो ड्रायोपिथिकस रामापिथिकस थे, प्राइमेट्स थे दोनों, और दोनों के ऊपर क्या थे, बहुत सारे हेयर थे, वो गोरिल्ला और चिंपांजी की तरह वॉक करते थे। और इसमें से रामापिथिकस मैन लाइक था, ड्रायोपिथिकस एप लाइक था। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो 4 फीट और वॉक अपराइट, और कहाँ पे थे, ईस्टर्न अफ्रीका ग्रासलैंड में, करीब 2 मिलियन ईयर एगो थे। उसके बाद होमो हेबिलिस जो फर्स्ट ह्यूमन लाइक होमोनिड थे, क्रेनियल कैपेसिटी रखनी है और अपन को ये बताना है कि वो स्टोन वेपन से हंट करते थे। उसके बाद होमो इरेक्टस करीब 1.5 मिलियन ईयर एगो, उनके फॉसिल्स जावा में मिले थे। क्रेनियल कैपेसिटी कितनी थी, 900 सीसी, और शायद वो मीट वगैरह खाते थे। उसके बाद निंडरथल मैन जिनकी ब्रेन की साइज क्या थी, 1400 सीसी। ईस्ट और सेंट्रल एशिया के आसपास वो एग्जिस्ट करते थे करीब 1 लाख से 40,000 ईयर पहले। और वो अपनी बॉडी को किससे हाइड करते थे, चमड़े से, और अपने डेड वन को दफनाते भी थे। उसके बाद होमो सेपियंस जो कहाँ पर आए, अफ्रीका में। ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ रखा है कि होमो सेपियंस किस जगह पर, मतलब सबसे पहली बार उनका ओरिजिन हुआ, तो अफ्रीका में, याद रखना ही। मॉडर्न होमो सेपियंस जो है वो करीब 75,000 से 10,000 ईयर एगो थे, और एग्रीकल्चर करीब 10,000 ईयर पहले आया, और जब एग्रीकल्चर आया तो ह्यूमन सेटल होने लगे। नेक्स्ट है डिफाइन कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी आपके सैंपल पेपर में भी आया था कि इन दोनों में डिफरेंस लिखिए। तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ इवोल्यूशन ऑर्गेनिज्म विथ सेम स्ट्रक्चर और जिनके कॉमन एंसेस्टर होते हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में क्या करने लगते हैं, इवॉल्व करने लगते हैं डिफरेंट एडेप्टेशन की वजह से। और ऐसा किसने शो किया था, होमोलोगस ऑर्गन ने, जिसमें सेम स्ट्रक्चर होते हैं और डिफरेंट फंक्शन हो जाते हैं। और फिर एग्जाम्पल लिख देंगे होमोलोगस वाले के। कन्वर्जेंट कौन से होते हैं, इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद डिफरेंट स्ट्रक्चर नॉट हैविंग कॉमन एंसेस्टर, और एक जैसी डायरेक्शन में एक जैसे एडेप्टेशन शो करने लगते हैं, उसे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। आप ऐसा ही एक डायग्राम भी बना सकते हैं, ये तो किसका डायग्राम होगा, ऐसा डाइवर्जेंट का, और ऐसे करके अपन किसका बना सकते हैं, कन्वर्जेंट का। कन्वर्जेंट में अपन ये एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, और कन्वर्जेंट में अपन वो भी लिख देना जब भी कन्वर्जेंट क्या है, तो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स और प्लेसेंटल मार्सुपियल्स, ठीक है। नेक्स्ट है, अब देखो जो क्वेश्चन है वो मुझे नहीं लगता इतने इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं, लेकिन जब मैं पूरे सारे क्वेश्चन बना रहा हूँ तो ये भी मैंने लिख ही दिए। पहले राइट द नेम ऑफ डिफरेंट थ्योरीज ऑफ हाउ फर्स्ट ऑर्गेनिज्म कम ऑन अर्थ। हाँ, छोटे मोटे कोई क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहले कॉस्मिक पेनिस्पर्मिया थ्योरी थी, जिसके हिसाब से साइंटिस्ट बिलीव करते थे कि लाइफ बाहर से आई है, और पेनिस्पर्मिया थ्योरी अभी भी एस्ट्रोनॉमर्स की फेवरेट थ्योरी है। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इनका मानना था कि डिकेड और रोटन मटेरियल से लाइफ अपने आप ही आ गई, ये बायोजेनेसिस भी कहते हैं। लुइस पास्चर ने इसको डिसअप्रूव कर दिया था। उसके बाद थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस जो लुइस पास्चर ने ही दी थी, उन्होंने प्री स्टेरलाइज फ्लास्क में एक्सपेरिमेंट किए। हाँ, एक बार सीबीएसई बोर्ड में ये क्वेश्चन आ रखा है कि लुइस पास्चर ने स्पॉन्टेनियस थ्योरी को कैसे डिसअप्रूव किया, तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हैं कि he saw that the pre-sterilized flask did not come from the killed yeast, while in another flask open to air new organism arose। जिसमें pre-sterilized flask था उसमें लाइफ नहीं आई किल्ड ईस्ट से, लेकिन जो खुला फ्लास्क था जिसमें बाहर से बैक्टीरिया वगैरह आ सकते थे, उनमें लाइफ बन गई। इसका मतलब क्या है, लाइफ सिर्फ पहले की एग्जिस्टिंग लाइफ से आ सकती है। फिर ओपेरिन हल्दानी थ्योरी के पॉइंट लिखने, और एक और थ्योरी आप सब जानते हैं, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन जो रिलीजियस थ्योरी है। एक ये भी क्वेश्चन बन सकता है, या इसमें से कुछ पूछ सकते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन ओरिजिन ऑफ अर्थ। तो इन सोलर सिस्टम अपनी मिल्की वे का क्या नाम है, सॉरी अपनी गैलेक्सी का क्या नाम है, मिल्की वे। अर्थ जो है करीब 4.5 बिलियन ईयर पहले बनी थी। इनिशियल में कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, वाटर वेपर, मीथेन, CO2, अमोनिया ये सब थी। और उस पर यूवी रेडिएशन गिरने की वजह से जब पानी पे गिरी तो वह H2 और O2 में कन्वर्ट हो गई। H2 जो थी वो एस्केप हो गई क्योंकि हल्की थी। O2 जो है अमोनिया, मीथेन इनके साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब बनाई। फिर ओजोन लेयर बनी, जिससे अर्थ धीरे धीरे ठंडी होने लगी। जैसे जैसे ठंडी होने लगी, वाटर वेपर कंडेंस होकर क्या बनाने लगी, बारिश करने लगी। और बारिश की वजह से जो खड्डे वगैरह थे वो सब फिल हो गए और ओशियंस बन गए। और लाइफ करीब 4 बिलियन ईयर एगो, बोले तो अर्थ कब बनी थी, 4.5 बिलियन ईयर पहले। तो अर्थ के बनने के 500 मिलियन ईयर बाद में पहली लाइफ आई। एक अगर आपको पूछे कि कौन से एविडेंसेज है इवोल्यूशन के, तो शॉर्ट में लिखता हूँ पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस जो फॉसिल से मिलते हैं, फॉसिल्स के बारे में अपन डिटेल में लिख चुके हैं।
एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट ऑफ इवोल्यूशन, इसको भी अपन डिटेल में एक क्वेश्चन कर चुके हैं। कंपेरेटिवली एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी, और ये मैं बार बार बता रहा हूँ, अगर आपको इस नाम से पूछे तो आपको होमोलोगस और एनालोगस ही समझाना है। बायोकेमिकल एविडेंस पूछे तो उसमें सिर्फ एक ही लाइन लिखनी है, सिमिलरिटी इन प्रोटीन्स एंड जीन परफॉर्मिंग गिवन फंक्शन, कि सबके अंदर जो प्रोटीन और जीन है वो एक जैसे ही फंक्शन परफॉर्म करती है। और इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन पूछे, इसका क्या मतलब है कि अपन ह्यूमन ने हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करके इवोल्यूशन की स्पीड को और जल्दी करवाया। एक दो कोई रैंडम से पॉइंट है, बुक में है, पता नहीं क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यूनिवर्स के बारे में पूछे तो ये क्या होता है, यूनिवर्स ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज होता है। यूनिवर्स करीब 20 मिलियन ईयर पुराना है। गैलेक्सी में जो होते हैं स्टार और क्लाउड, गैस और डस्ट होते हैं। एक अपने लॉफ फिन जो एम्फीबियंस में इवॉल्व हुई थी, उसके जैसी फिन साउथ अफ्रीका में 1938 में पकड़ी गई थी, कोलियोकेंथ, ठीक है, जो ऐसा सोचा गया था कि एक्सटिंक्ट हो चुकी है लेकिन मिली। एक आर्कियोप्टेरिंग्स आपको पूछ सकते हैं कि रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक कौन सी है, ठीक है। तो इस तरीके से अपना ये चैप्टर जो है इवोल्यूशन कंप्लीट होता है। उम्मीद करूंगा कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया, इनके क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे, आप सब बहुत सारा हार्डवर्क कर रहे होंगे। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।